लिखो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, फर्स्ट लॉ में लिखना, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, अभी बता रहा हूं हिंदी में, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एक्लिप्स, इज एन एक्लिप्स with the sun, with the sun at one of the foci, 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 फोकस का प्लूरल हो गया ये। सेकेंड, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एक्लिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकई। सेकेंड लॉ में लिखो द लाइन, द लाइन joining the planet, the line joining the planet, the line joining the planet and the sun, and the sun sweep, SWEEP, sweep equal areas, equal areas in equal time intervals, in equal time intervals। थर्ड लॉ लिखो the cube of the mean distance, the the cube of the mean distance of a planet, the cube of the mean distance of a planet from the sun, from the sun is proportional to the, is proportional to the square of its, square of its orbital period t, orbital period t। r cube directly proportional to t square, ये लिख लेना। अब हिंदी में लिखो हेडिंग डाली, केपलर के नियम डाली। पहला नियम लिखो, उसमें लिखो कक्षाओं का नियम, कक्षाओं का नियम, ये फर्स्ट लॉ है। डैश करके लिखो केपलर के अनुसार, केपलर के अनुसार सभी ग्रह, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं और सूर्य इस दीर्घ वृत्त के, और सूर्य इस दीर्घ वृत्त के किसी एक फोकस पर होता है, किसी एक फोकस पर होता है। कल बताया था ना मैंने, ऐसे दो फोकल पॉइंट, चाहे तो ये डायग्राम रेफरेंस के लिए बना लो, ऐसा बना लेना एक एक्लिप्स, दो फोकल पॉइंट्स, पे अर्थ, यहाँ पे सन, ये फर्स्ट लॉ के नीचे बना लेना रेफरेंस के लिए। सेकेंड लॉ, जल्दी जल्दी बनाओ। सेकेंड लॉ में लिखो क्षेत्रीय चाल का नियम, क्षेत्रीय चाल का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
ग्रह को ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा अर्थात ग्रह का सूर्य के सापेक्ष, अर्थात ग्रह का सूर्य के सापेक्ष त्रिज्य त्रिज्य वेक्टर, ऐसा कुछ है ये, त्रिज्य त्रिज्य वेक्टर समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है, समान क्षेत्रफल तय करता है। इसका डायग्राम याद ही होगा तुम्हें। अरे थर्ड लॉ लिखो, परिक्रमण काल का नियम, परिक्रमण काल का नियम, थर्ड लॉ। इसमें लिखो, किसी भी ग्रह द्वारा, किसी भी ग्रह द्वारा, ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर, किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, समय टी का वर्ग, टी का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के, उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दिगार्ध, ये यार इसको ऐसे ये कुछ तो भी लिखा है, ये लिखा है कक्षा के अर्ध, ये की तृतीय घात के, की तृतीय घात के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। उसके बाद ये लिख लेना बस, ये लिख लो उसके नीचे। वो उसका रोटेशनल पीरियड, उसका रेवोल्यूशन पीरियड बता रहा है। सेकंड में बता रहा है कि वो उसका एरिया बराबर होता है, ये एरिया। थर्ड में बता रहा है कि ये प्लैनेट यहां से वापस इसी जगह पे आएगा जब, वो उसका एरिया।
तुम्हारे सिलेबस में ये 3 हेडिंग देके छोड़ दिया है उसने। अब इसमें क्या क्या करना है बता रहे है ना। वह इतना देके छोड़ दिया है कि वर्क, पावर एंड एनर्जी, दैट्स इट। अच्छा, किसी के पास प्रीवियस ईयर के पेपर हैं क्या तुम्हारे पास, प्रिंट आउट? कल लेके आ जाना प्लीज। कार्य, एनर्जी, क्षमता और शक्ति। ऊर्जा लिख लो, क्षमता लिख लो, बात एक ही है। कार्य, ऊर्जा और ये बताओ कि वर्क क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे किसी चीज को कि ये चीज वर्क है। ठीक है, ठीक है। देखो, ये कोई विंड मिल है, ठीक, पंचक्की, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी मोशन में नहीं है, मोशनलेस खड़ी है, शांत। अब यहां से हवा चली तो इस पंचक्की ने कुछ रोटेशन करना चालू करा, यानी कि इसके अंदर कुछ एक मोमेंटम आया, ठीक है, घूमना चालू करा, ठीक, कुछ क्रिया करनी चालू करी, ठीक। अब इस मोमेंटम से इस पे क्या आया, काइनेटिक एनर्जी आई, ठीक। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। तो अभी बस ये समझो कि इस हवा के चलने से ही ये पवन चक्की घूमने लगी है, तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ठीक। अब इस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को, ठीक, हम किसी भी चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं। हम इससे मैकेनिकल एनर्जी बना सकते हैं, हम इस पे ऐसे पुली लगा के, एक रस्सी लगा के पानी खींचने के लिए लगा सकते हैं, वो भी एक एनर्जी का ही टाइप है, ठीक। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इस हवा, ये जो हवा चल रही है ये वो मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है, ठीक। तो ये हवा हमारे लिए क्या कर रही है, काम कर रही है, ये चीज काम है, ठीक। किसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से, किसी भी नो किसी ऑब्जेक्ट की वजह से या किसी पर्सन की वजह से अगर कोई फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का हमें कोई फाइनल आउटपुट मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वर्क, यानी कार्य, ठीक हो गया। अब इसको ऐसे समझो। अब जब ये, हाँ, जब ये पवन चक्की, एक टाइम तो होगा जब हवा बहनी बंद हो जाएगी, ठीक। अभी क्या हुआ, मोमेंटम आया, ये मोमेंटम से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी आई इसके अंदर। अब हवा चलनी बंद हुई तो ये काइनेटिक एनर्जी बदलेगी पोटेंशियल एनर्जी में, गतिज ऊर्जा, ठीक। इस मोमेंटम से गतिज ऊर्जा आई, इस गतिज ऊर्जा जब हवा चलनी बंद हुई तो इससे पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी, यानी क्या, स्थितिज ऊर्जा, ठीक। अब वापस से ये सर्कल चलता रहेगा, वापस से ये सर्कल पूरा चलता रहेगा, और ये लॉ दिया था आइंस्टाइन ने, ठीक है। ये हम अभी पढ़ेंगे कि क्या है वो लॉ। तो अब इसको ऐसे समझो, कोई एक आदमी है जिसकी ड्यूटी लगी है किसी गैराज में कि भाई तेरे को ये बॉक्सेस इस लाइन से उठा के इस लाइन में जमा करने हैं, सारे बॉक्सेस, ठीक। सारे जितने भी ये डब्बे रखे हुए हैं इन डब्बों को यहां से यहां रखना है, ठीक है। अब तुमने इसको ड्यूटी दी है। अब इसने फर्स्ट दिन क्या करा, इसने एक फोर्स लगाया यहां पे। अब वो फोर्स उतना नहीं है, वो बल उतना नहीं है जितने से ये डब्बा यहां से यहां खिसक जाए, उसने लगाया, वो नहीं खिसका,
क्या तुम कहोगे कि उसने वर्क करा है? लेकिन फोर्स तो उसने अप्लाई करा है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक, विस्थापन नहीं हुआ है, उसकी पोजीशन नहीं बदली है। ठीक है, अब उसने अगले दिन फिर से उसने थोड़ा सा ज्यादा बल लगाया, तो ये डब्बा जिसकी पोजीशन ये थी, अब ये यहां पे आ गया। ठीक, क्या अब तुम बोलोगे कि इसने वर्क करा है? नहीं, क्योंकि वो जो विस्थापन है, ठीक, इस सिनेरियो में देखो कि डब्बा बहुत बड़ा है, वो अननोटिसेबल है, नोटिस नहीं करा गया है हमने। टेक्निकली वो हुआ है ना, टेक्निकली परिभाषा के अनुसार काम किया है उसने, क्योंकि विस्थापन हुआ है। लेकिन एक्चुअल में वो विस्थापन हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है। ठीक, कल हमने पढ़ा था ना, जैसे जब अर्थ के ऊपर कोई छोटी सी बिल्डिंग होती है तो हम इसकी डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और हम रेडियस लेके काम करते हैं। हम इसको क्यों करते हैं? है तो ये वहीं पे, पर वो नेग्लिजिबल है, इस पूरी रेडियस के सामने वो नेग्लिजिबल है। सेम यहां पे, लेकिन जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट था, जो होना चाहिए था विस्थापन, उसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है। अब उसने थोड़ा और फोर्स लगाया और इस डब्बे को फाइनली यहां पे रख दिया। तो अब हम बोलेंगे कि हमने जो इसको काम दिया था वो काम इसने कर दिया है। ठीक, तो हमें यहां से क्या पता लगा कि वर्क करने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि बल और विस्थापन। ठीक, जब तक बल नहीं होगा तब तक विस्थापन नहीं होगा, और जब अगर विस्थापन हमें चाहिए तो बल तो लगाना ही पड़ेगा ना। अगर हमने किसी भी चीज को मूव करना है, उसकी पोजीशन बदलनी है, तो हमें एक फोर्स चाहिए, एक काउंटेबल फोर्स चाहिए। ठीक, अब इसको ऐसे समझो, ये एक वॉल है, एक दीवार। ठीक, एक आदमी इस दीवार को धक्का लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। मान लो 100 किलो न्यूटन का इसने धक्का लगाया, 100 न्यूटन का ही मान लो, चलो 100 न्यूटन का इसने इस पे धक्का लगाया। ठीक, क्या ये दीवार हिली अपनी जगह से? नहीं हिली ना, लेकिन इसने फोर्स तो लगाया ही है। हमने पढ़ा कि हमें वर्क, कोई भी कार्य करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है। इसने वर्क तो फोर्स तो लगाया ही है, और इसमें कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें, माइक्रोस्कोपिक मतलब अति सूक्ष्म तरीके से देखा जाए उस चीज को, जैसे मैं इस ब्लैक बोर्ड पे अगर मैं धक्का लगाऊं, मैं इसको पुश करूं, मैं फोर्स तो लगा रहा हूं, उसके पार्टिकल भी पुश हो रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट मेरे को अभी नहीं दिख रहा है। हो सकता है मैं 1-1.5 साल तक ऐसे करके खड़ा रहूं, तब वहां पे मेरी उंगलियों के निशान छप जाएं और हमें दिखे कि हाँ, वो सच में वो चीज कंप्रेस होकर रखी हुई है। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि हाँ यार, इसने क्या पता काम करा है सच में, लेकिन वो लंबे टाइम के लिए है। ठीक है, ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ये चीज भी कैलकुलेट होती है। ठीक हो गया? हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, वो बहुत नेग्लिजिबल था, उसको अभी हम कैलकुलेट करें, एक्चुअल में उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन उसकी होती है। लेकिन जब हम बड़े स्केल में वर्क को हम बताते हैं कि वर्क क्या है, तो हम बड़े स्केल में वो छोटी छोटी चीजों को कैलकुलेट नहीं करते। ये बस एक कैलकुलेशन मात्र के लिए है कि हाँ, इसमें मैंने इतना कंप्रेसिव फोर्स लगाया, इतना बल लगाया जिस वजह से वो दबा रहा। तो वो बस एक कैलकुलेशन के लिए है कि हाँ, छोटे से छोटे चीज में भी विस्थापन होता है। ठीक, एक्चुअल में उसका कुछ काम नहीं है ज्यादा। हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पढ़ा था हमने, विस्थापन जीरो, शून्य हो सकता है। ठीक, क्या कार्य भी शून्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
क्या कार्य नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक। कार्य निगेटिव कब होगा? फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल के कारण। ठीक। या फिर हम कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें हम बल इधर लगा रहे हैं लेकिन काम उसका पीछे हो रहा है। ठीक। तो इस केस में कार्य हमारा नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कब होगा? जिस दिशा पे हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में काम भी हो रहा है। ठीक। जैसे वो डब्बे को खिसकाने वाला था, तो वो हो गया उसका पॉजिटिव विस्थापन। और शून्य कब होगा? वो ठीक है नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हमारा कब जीरो होता है, विस्थापन कब शून्य होता है, सर बताएं। नाइन्टी डिग्री तक मैं अभी पहुंचा नहीं था, इसके बाद आने वाला था वो दूसरा सिनेरियो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है मैं वही पूछ रहा हूं। तुम वो 90 डिग्री वाला ही बता रहे हो। हाँ। हमने विस्थापन जीरो कब पढ़ा था? वृत्ताकार पथ पे अगर कोई मोशन करता है, वृत्ताकार पथ पे अगर कोई गति करता है, तो वहां पे विस्थापन शून्य होता है। यानी वृत्ताकार चीज, वृत्ताकार पथ पे कोई चीज, कोई कार्य होगा तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाएगा। दूसरा, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मोशन कर रहा है, यही उसकी, पहले उसको जाना इधर था और वापस भी आना यही था, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक। तो जिस कंडीशन में विस्थापन शून्य होता है उसी कंडीशन में हमारा कार्य भी शून्य हो जाता है। ठीक। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? एस। एस बराबर क्या फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बराबर? सर, फॉर्मूला चेंज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? या फिर हम इसको विद चेंज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। पोजीशन, मोशन, कुछ भी बोलो, है तो वेलोसिटी। हाँ, सही बोल रहे हो तुम, गलत नहीं बोल रहे हो ठीक। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी मास का वेलोसिटी कब चेंज हो रहा है, जब वेलोसिटी चेंज होगा तभी तो उसका पोजीशन भी चेंज होगा ना। कह सह कही मतलब कह सही रहे थे तुम, सॉरी ठीक। और यहां से वर्क डन हम कैसे निकालेंगे किसी भी चीज का? वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिर से वही होने लग गया, एफ इंटू, चेंज डीएस बाई डी टी होता है वैसे तो वो ठीक है, तो इसको एफ इंटू एस भी लिख सकते हैं। ठीक। शॉर्टकट में ऐसे ही लिखते हैं। एक्चुअल में ये डीएस बाई डी टी होता है। डीएस बाई डी टी का मतलब होता है, अगर किसी ने 12वीं तक गणित पढ़ी होगी तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब कितना चेंज हुआ है। ठीक। अब मैं वो तो नहीं पढ़ाने वाला तुम लोगों को ना, ये चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक। तो वर्क का फॉर्मूला ये होता है एफ इंटू एस। कार्य हम पता करते हैं कि किसी, कितना फोर्स लगाने में कितना किसी चीज ने अपनी स्थिति बदली है, उसमें कितना चेंज हुआ है, कार्य गुणा विस्थापन। ठीक हो गया। अब अब सिनेरियो आता है जो सर ने बोला था। कोई तो भी एक आदमी है जो सर पे बोझा उठा के जा रहा है।
अब इस केस में क्या होता है, 90 डिग्री का। देखो बढ़ इस तरफ रहा है ये आदमी, लेकिन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब भी ऐसा एंगल बनता है तो वो जीरो हो जाता है। और वो जीरो क्यों होता है वो अभी बताऊंगा इसके बाद। ठीक, इसको एक और एग्जांपल के जरिए समझो। तुम साइकिल चला रहे हो, ठीक, ये तुम हो जो एक साइकिल पे बैठे हो, लेकिन तुम्हें आती नहीं साइकिल चलानी। पीछे तुम्हारा कोई एक दोस्त है जो इस साइकिल को धक्का लगा रहा है, ठीक है। अब ये साइकिल ने कुछ दूरी तय करी, कुछ 5-7 किलोमीटर गया, ठीक। अब बहस हो गई। इसने बोला कि यार सारा काम तो मैं कर रहा हूं, तू तो खाली बैठा है, पैडल भी नहीं मार रहा, ठीक। अब ये बोल रहा है कि यार ऐसे कैसे तू बोल रहा है, मेरी बैठने की वजह से, मेरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में, और इस वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, ठीक। और ये बोल रहा है कि सारा डिस्प्लेसमेंट तो मैंने करा है क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, तेरे को धक्का दिया है, ठीक। अब क्या ये आदमी सही बोल रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसका भी लगा है ना, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ा था कल। गुरुत्वाकर्षण के वजह से जो त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, हमने पढ़ा था। फोर्स तो उसमें भी लगती है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो इसने बोला कि यार मैं भी तो फोर्स लगा रहा हूं। हम यहां पे, क्या ये कंडीशन, ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, बताओ, क्या वो सही बोल रहा है? सत्यम सर, क्या वो सही बोल रहा है? देखो, ये आदमी केवल साइकिल पर बैठा है, ठीक हो गया, कुछ नहीं कर रहा है, पेडल भी नहीं मार रहा है, केवल बैठा है, मजे ले रहा है। ये आदमी धक्का लगा रहा है। एक टाइम के बाद इसने बोला कि सारा वर्क डन तो मैंने करा है, तूने तो कुछ करा भी नहीं है। अब ये बोल रहा है कि मेरे बैठने की वजह से, मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन तो हुआ ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगी है, तो इस हिसाब से तो काम मैंने भी करा है। तो क्या ये चीज सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? बिल्कुल सही। इस फोर्स की, क्योंकि ये फोर्स नीचे लग रहा है, इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर कैसे हो जाएगा? समझ रहे हो? समझ आया? अब हम पढ़ते, अब क्या क्वेश्चन था वो, कि 90 डिग्री पे जीरो क्यों होता है ना। अब देखो क्या होता है, इसको इस तरीके से समझो कि जैसे मैं कोई एक ट्रॉली खींच रहा हूं, ऐसे करके, मैं ऐसे करके ट्रॉली खींच रहा हूं, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है? ऊपर को, इस तरफ। और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? तो बीच में एक एंगल बन रहा है ना। अब वो, जब वो एंगल बनता है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? हमारा फॉर्मूला क्या था? F × S, है ना। अब जब वो डिस्प्लेसमेंट बन रहा है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं इसके आगे एक चीज, कॉस थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू, ये मैथमेटिकल टर्म है, अब ये क्या होती है, कैसे होती है, वो नहीं बताने वाला, क्योंकि उसका कुछ काम नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट्स इट। इसकी जो वैल्यू होती है -1 से +1 तक का होती है, ठीक। ये थीटा मतलब होता है एंगल, कोण, कितना कोण कहां पे बन रहा है। अगर 90 डिग्री हो गया तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। cos 90 का वैल्यू 0।
तो सारा वर्क डन 0। ठीक, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लाया हूं आज मैं तुम्हारे लिए। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, 3 टॉपिक का, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और मैं तुम्हें आज E इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। आज तक किसी ने प्रूफ नहीं करी है वो। ये एक वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन मतलब समझ रहे हो ना, तराजू जो होता है इलेक्ट्रिक वाला, वेइंग मशीन। ठीक हो गया। इसके ऊपर मैंने रखा है कोई कार, एक टॉय कार। ये थोड़ा सा ऊपर है, वो थोड़ा सा नीचे है। अब देखो, अब इस टॉय कार में, इस खिलौने वाली कार में, अगर मैं फोर्स इस तरफ लगाऊंगा तो ये अपनी जगह बदलेगी, यहां कहीं पे आ जाएगी ये, है ना। जगह बदलेगी। अगर मैं ऐसे धक्का मारूंगा तो वो आगे जाएगा ही। अगर मैं इसमें ऊपर से धक्का मारूंगा ऐसे करके, तो क्या ये अपनी जगह बदलेगी? लेकिन इसका वेट चेंज हो जाएगा। क्यों? मास इंटू ग्रेविटी। मेरा फोर्स भी उसमें लग रहा है, मेरे मास का, मेरी मास की वजह से जो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है उस पे ट्रांसफर भी तो हो रहा है, तो इस वजह से इसका वेट बढ़ जाएगा। अगर मैं इस पे फोर्स थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके लगाऊंगा तो इसका वेट भी बढ़ेगा और ये थोड़ा सा डिस्प्लेस भी होगा। अगर मैं इस पे थोड़ा सा और ऊपर करके चलूंगा तो ये भी, इसका वेट ज्यादा बढ़ेगा और ये डिस्प्लेस कम होगा इसके कंपैरेटिव। समझ गए इतना? सर समझ आया? अब क्या है, हम इस सिनेरियो को लेते हैं, क्योंकि ये और ये तो हमने समझ लिए। इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रही है। ठीक, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से इस पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है और इसका वेट भी बढ़ रहा है। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने फोर्स थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाया तो वो फोर्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। आधा फोर्स यहां चले गया, आधा यहां चले गया। अब जितना मैं इसको ऐसे करते जाऊंगा वो फोर्स उतना लीनियर होता जाएगा। लीनियर मतलब एक रेखा में होता जाएगा। ठीक, ये था, ये हमारा फोर्स है, कुछ इधर काम कर रहा है, कुछ इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक हो गया। हम ना केवल इतने पार्ट को लेते हैं। ठीक, इतने पार्ट को लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ऐसा कुछ बचेगा, ऐसा कुछ बचा। ये फोर्स हो गया इधर, ये फोर्स हो गया उधर। अब देखो, ये वो फोर्स है जो लग रहा है। अगर मैं इस फोर्स को, अगर मैं अपने हाथ को थोड़ा सा ऐसे 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 करते जाऊं तो क्या ये फोर्स हॉरिजेंटल हो गया? सीधा लग रहा है ना। तो मतलब कि अगर मैं इस फोर्स को थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो ये सीधा मूव करेगा। अगर मैं इस फोर्स को थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो ये नीचे करेगा, जिससे कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक, अब इस पे क्या करेंगे हम? अब केवल इस पोजीशन को लो, किसी को भी ले सकते हो, इसको मैं इसको ले लेता हूं क्योंकि ये आसान है। मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया।
ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का कोण, जब दो ऐसा कुछ मिलता है, एक पैरेलल रो से परपेंडिकुलर मिलता है, मतलब समांतर से लंबवत कोई एक रेखा मिलती है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब जहां पे ये एंगल लैंड होता है, हम उसको लेते हैं क्या? आधार, बेस। ये इसका हो गया बेस, यानी आधार। आधार मतलब कि इसी आधार पे ये कोण बना है। अगर आधार ये हो जाएगा तो ये कोण ऐसे बन जाएगा, ठीक। और आधार के जस्ट बगल में जहां से कोण बनना शुरू होता है वो होता है लंब, यानी परपेंडिकुलर। और इसके सामने वाली जो रेखा होती है वो होती है विकर्ण, यानी हाइपोटेनियस, ठीक। अब वो कॉस थीटा आया यहां से, ठीक, क्योंकि वो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बेस ये है, ठीक। तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण, ये आधार ये कर्ण, तो यहां से आया वो कॉस थीटा। ठीक हो गया, समझ आया? तो हमारे पास यहां से दो फॉर्मूले मिले, किसके? वर्क के। पहला फॉर्मूला मिला W इक्वल टू एफ एस, दूसरा मिला W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब अगर कोई चीज 90 डिग्री हो गई और वो कुछ काम भी कर रही है, तो क्या? मैंने बोला ना कि वो कुछ काम भी कर रही है, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट है। देखो, कुली फोर्स लगा रहा है ना, लेकिन वो आउटपुट तो दे रहा है ना, वो उस सामान को कहीं ले जाके तो डंप कर रहा है ना। तो इस केस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? इस केस में वर्क हमारा कैसे निकलेगा? कार्य बिल्कुल देखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट को। और एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है ना, अगर कोई चीज ऐसे है तो 90 का ही एंगल है। टाइम का कुछ रोल नहीं होता। अभी मैं बताता हूं टाइम का रोल क्यों नहीं होता, वो भी बताऊंगा। सर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग तो हम यही कर लेते हैं। देखो, इसको ऐसे समझो, ये कुली ऊपर चढ़ के जा रहा है, ठीक। ये केस कब होगा? एंगल भी 90 होगा, वर्क डन भी होगा, जब कोई चीज अपनी जगह से काम को कर रही होगी लेकिन खत्म कहीं ऊपर कर रही होगी। ठीक है, समझ रहे हो सर? देखो, अगर मैं 90 डिग्री बना के इधर ही चलता रहूं तो वो वर्क डन नहीं है, क्योंकि मैं चल ही रहा हूं, ठीक। वो जीरो हो जाएगा। अगर मैं सेम चीज लेके कोई एक चीज ऊपर चलूं और ऊपर में वो चीज रख दूं, ठीक, तो वो चीज में वर्क डन हो रहा है, क्योंकि मैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा हूं। अगर मैं लीनियर जगह पे चल रहा हूं, सीधा सीधा चल रहा हूं, तो वहां पे तो सीधा वर्क डन जीरो हो गया, ठीक। अब यहां पे क्या होता है, हम मास देखते हैं। किसका? किसका मास देखेंगे? इस पर्सन का। और क्योंकि जब वो ऊपर जाएगा तो जी का वैल्यू थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहेगा, है ना जी। और कितना ऊपर गया? एच, ठीक। तो हमें मिल गए तीन फॉर्मूले। पहला, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस फोर्स की वजह से कोई चीज अपनी जगह से कितना हिली है उसको कार्य बोलते हैं, ठीक। इसका फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, अगर कोई चीज पे फोर्स ऐसे की बजाय या
ऐसे की बजाय तिरछा लग रहा हो, तो उस केस में एफ एस कॉस थीटा, ये मैंने सारा बता दिया अभी। तीसरा, जब कोई चीज ऊंचाई पे हो रही हो, तभी भी वही होगा, ऊंचाई पे या नीचे पे कहीं पे भी जाए तो सेम चीज ही होगा, मास, ग्रेविटी और एच। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन? हाँ ठीक, ठीक समझ आया सर? आपको थोड़ा बहुत ही आया होगा, पर ऑनलाइन देख लेना, अब एक्सेस तो होगा ही आपके पास, एक्सेस है बस। ठीक हो गया सर? लिख लें थोड़ा। देखो, इसमें मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं सर, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और न्यूटन मीटर, ठीक, उसी को जूल बोलते हैं, न्यूटन मीटर, ठीक। और हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, मतलब मैंने यूपीएससी या पीसीएस में तो कुछ खास क्वेश्चन, हाँ सीजीएस यूनिट भी होता है, लेकिन मोस्टली तो एसआई में ही काम करते हैं हम, है ना? तो वो यूनिट्स वगैरह तो फर्स्ट चैप्टर में है, तुम देख लेना एक बार, एनसीईआरटी खोलना यार, उसमें 20 यूनिट दे रखी हैं, वो 20 यूनिट तुम्हें यहाँ पे होनी चाहिए। पूछता है यार, कैसी बात करो, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। हाँ, उसमें या तो यूनिट पूछेगा, या यूनिट पूछेगा या फिर डायमेंशन पूछेगा, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। ये तो मैं लिख के दे सकता हूं तुम्हें, चाहे तुम एसएससी का एग्जाम दो, चाहे पीसीएस का एग्जाम दो, प्री में क्वेश्चन रहेगा रहेगा, ठीक। हाँ, इसमें वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि किसी एक इंसान ने एक कार्य करा और उस बल की दिशा उसी डायरेक्शन में थी, डिस डायरेक्शन में काम करा, इस तरीके से घुमा के, ठीक। तो यहां पे आपको कार्य निकालना रहेगा, और यहां पे इस क्वेश्चन में करेगा क्या, वो तुम्हें एंगल भी दे देगा, वो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट भी दे देगा, वो तुम्हें फोर्स भी दे देगा, तुम लगा दोगे एफ एस कॉस थीटा और क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक। अगर कार्य सेम दिशा में हो रहा हो, जिस दिशा में बल लग रहा है, तो हम केवल पहला फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू एफ एस, एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अगर वो उसने दे दिया कि वो इतनी ऊंचाई पे गया चल के, ठीक, और पर सीढ़ी, मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया कि 10 सीढ़ियां थी, एक सीढ़ी का जो लेंथ था वो 1 मीटर था, मान लो बुर्ज खलीफा की सीढ़ियां हैं, 1 मीटर, ठीक। और उसने कितना काम करा, उसमें सारा यूनिट सब चीज तुम्हें दे के रखेगा, एंगल भी दे के रखेगा क्वेश्चन को घुमाने के लिए, तुम्हें उस टाइम पे ये देखना है कि कौन से कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, ठीक है सर? तो ये तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए किस किस कंडीशन में लगते हैं। लिखो अब, बहुत हो गया। वर्क हेडिंग डालो, वर्क। सर समझ आया ना, कोई इशू तो नहीं है? वर्क में लिखो, इट इज एनर्जी ट्रांसफर, इट इज एनर्जी ट्रांसफर, it is energy transfer that occurs, that occurs, it is energy transfer that occurs when an object, when an object is displaced over a distance, displaced over a distance by an external force, over an distance, over a distance by an external force, a part of which, a part of which is exerted, a part of which is exerted, exerted, exerted in direction of displacement, in direction of displacement,
नीचे में एक लाइन में ऐसे लिख लो कि वर्क वर्क ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर। एनर्जी को ट्रांसफर ही कर रहा है वर्क, है ना सर? कैसे? हाँ। हम्म। जब हमने उस डब्बे में फोर्स लगाया था तो मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी दी थी, गतिज ऊर्जा दी थी। मैंने उसको खड़ा कर दिया तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक। वर्क की यूनिट क्या है? जूल। लिख लो जूल। सदिश राशि है या अदिश राशि? क्या होएगी? स्केलर या वेक्टर? स्केलर। स्केलर। डिस्प्लेसमेंट भी है और फोर्स भी है, सेम ही डायरेक्शन में है। डायरेक्शन भी तो है। स्केलर राशि। स्केलर राशि क्या होता है? स्केलर अदिश। अदिश। अदिश राशि लिख लो। अदिश राशि स्केलर। अब लिखो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट is in the direction of, is in the direction of applied force, जब विस्थापन बल की दिशा में ही हुआ हो, तब फॉर्मूला लिख लो W इक्वल टू एफ इंटू एस। डब्ल्यू बराबर क्या हुआ मैम? हिंदी में बताया तो, जब विस्थापन बल की दिशा में हो। अच्छा नहीं बताया मैंने पहले, सॉरी 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 सॉरी। लिखो कार्य तभी संपन्न हुआ माना जाता है, कार्य तभी संपन्न हुआ माना जाता है जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर बल लगा हो, बल लगा हो तथा वह वस्तु, तथा वह वस्तु विस्थापित हुई हो। मात्रक जूल, मात्रक जूल या न्यूटन मीटर है। क्या हुआ सत्यम सर, आज लो लग रहे हो, नींद नहीं पूरी हुई? कौन सी मूवी देखी रात में? लिखो ज, जब विस्थापन, कहां पे छूटा मैडम? मात्रक जूल या न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ये ऐसे लिख लो। पानी पीना है? लो लो लो, अरे ले लो। लिखो जब विस्थापन, जब विस्थापन बल की दिशा में ही हुआ हो, जब विस्थापन बल की दिशा में हुआ हो, तो फॉर्मूला लगेगा W इक्वल टू, W बराबर F इंटू एस, यानी बल गुणा विस्थापन। दूसरा फॉर्मूला भी लिख लो, W इक्वल टू एफ, W बराबर F गुणा एस गुणा कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब इसमें लिख लो ये वाला
कहाँ गया? अरे कहाँ गया? मिट गया सब। लिख लो इसमें डिस्प्लेसमेंट यानी विस- यहाँ पे विस्थापन की जगह ना बल लिख लेना, इसकी जगह बल लिख लो। लिखो कि बल जीरो कहाँ कहाँ हो सकता है वो। पहला सर्कुलर पाथ पर, और जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, या फिर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। यहाँ पे जीरो हो सकता है, हो सकता है, नॉट मैंडेटरी कि होएगा ही होएगा। अब एक एक चीज ये नोट कर लिया। हाँ? एक चीज मैडम ने पूछा था ना कि, मतलब मैडम ने बोला था कि टाइम, है ना, कि टाइम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कार्य का टाइम से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, अब वो कैसे? एक आदमी किसी काम को मान लो 15 मिनट में कर रहा है, और दूसरा आदमी 60 मिनट में कर रहा है। ठीक, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम ले लो, 60। ठीक, इसका एफिशिएंसी हो गया 4, इसका एफिशिएंसी हो गया 1। एफिशिएंसी का मतलब उसकी क्षमता कार्य करने की, उसकी एनर्जी। समझ रहे हो? यहीं से मैं दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट करूंगा, एनर्जी, इसीलिए समझा रहा हूं। अब क्या इस पे कहीं पे टाइम लगा? ये 15 मिनट में कर रहा है, लेकिन काम तो उतना ही कर रहा है ना। भले ही एनर्जी ज्यादा खर्च कर रहा है, लेकिन काम तो उतना ही कर रहा है, 60। ये 60 मिनट में कर रहा है, लेकिन इसका एनर्जी कम है, एफिशिएंसी कम है, लेकिन काम तो ये भी 60 कर रहा है। वर्क के कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी टाइम की कोई बात नहीं होती। अब इसमें अलग अलग हो सकता है कि ये कम क्यों कर रहा है, ज्यादा क्यों कर रहा है, मे बी ये ज्यादा जवान होगा, ये बुढ़ा होगा, मे बी ये बीमार होगा, मे बी नहीं होगा, वो अलग अलग फैक्टर, लेकिन टाइम का कोई रोल नहीं। अब एनर्जी, हमने यहां से देखा कि एनर्जी वर्क के बहुत क्लोजली एक रिलेशन। ठीक, ये बोला जाता है कि एनर्जी, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी, इतना बड़ा चीज है एनर्जी। जब यूनिवर्स बना था तो यूनिवर्स दो ही चीजों से बना था, एक एनर्जी, दूसरा मैटर। मैटर में अलग अलग हो गया, लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग को बायोलॉजी में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग को केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और एनर्जी फिजिक्स। हर चीज में एनर्जी है। मोशन कर रहे हैं, एनर्जी। ग्रेविटेशन, एनर्जी। जितना अभी तक हमने पढ़ा, वर्क, एनर्जी, सब चीज एनर्जी है। समझे? तो यहां से दो चीज हमें क्लियर हुई। पहली बात कि एनर्जी की वजह से वर्क डन पे असर होता है, कार्य पे असर होता है। टाइम का कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है सर? अब एनर्जी क्या होता है, वो मैंने पवन चक्की का एग्जाम्पल दिया था आपको, है ना। हवा आई, पवन चक्की ने घूमना शुरू करा, वो गतिज ऊर्जा हो गई, काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं।
अब वो पवन चक्की रुकी तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, यानी स्थितिज ऊर्जा। अब ये है क्या? ऊर्जा। तीन होती हैं, पहली काइनेटिक, दूसरी पोटेंशियल, तीसरी कौन सी होती है सर? मैकेनिकल यानी यांत्रिक। तुम यकीन नहीं मानोगे, मैंने ये हिंदी शब्द को ना रात को 12 बजे तक जग के याद करता हूं मैं इनको कि क्या है। ठीक। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कोई बॉल है, यहीं पे है, कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं हिली, वहीं पे खड़ी है। एक दूसरी बॉल है जिसमें मोमेंटम है, यानी गति है। ये बॉल यहां से यहां पे चले गई। क्यों चले गई? क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा था जो इसके पास नहीं था, और वो था मोमेंटम, गति, फोर्स, कुछ भी बोल लो, एनर्जी। वो उसके अंदर आई कैसे? कोई ना कोई एक एक्सटर्नल एजेंट होगा जिसने वो बॉल को धक्का दिया होगा, है ना? अब अगर वो इसको धक्का दे तो ये भी तो वहां पे जा सकती है। ठीक। अब हुआ क्या कि ये बॉल जब यहां गई, गई तो तेजी से, लेकिन एक टाइम होगा जब ये रुक जाएगी। रुकेगी नहीं भी तो हो सकता है धीमी हो जाए। तो मतलब क्या है उसका? मतलब यह है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो गतिज ऊर्जा थी, वो कम हो रही है। ठीक। जहां पे वो रुक गई वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, लेकिन वहां पे दूसरी एनर्जी आ गई, क्या? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक। तो यहां से हमें पता लगा क्या? एनर्जी ट्रांसफर होती है, काइनेटिक एनर्जी जब जब कम होती है तब तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, जब जब पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तब तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा कम होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी, वाइस वर्सा। ठीक। एनर्जी कंजर्व रहती है, ये बहुत बड़ा एक डाउट है। मतलब सारे साइंटिस्ट इस पे बात करते हैं, है ना? लेकिन वो एक्चुअल में कंजर्व कहाँ रहती है? हमने बोला एनर्जी, ये मैं अभी पढ़ाने वाला था, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पाथ से मत भटकाओ तुम। ठीक। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब ये बताओ, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा इसके पास ज्यादा है या इसके पास ज्यादा है? ये भी रुक गई है मान लिया। अब कुछ तो बोलो, नीचे ऊपर गलत सही कुछ भी बोल दो यार, दाएं बाएं कुछ, बराबर ही होगी। और सत्यम सर, पोटेंशियल एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी? क्यों? ये तो पहले से ही उसी स्टेज पे है, तो इसको तो कुछ एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं करना, नीचे वाला, ये तो पहले से ही वहीं पे है। क्यों होगी, वही तो मैं पूछ रहा हूं। अरे तो ये तो उसी पोजीशन पे खड़ी है, ये तो वहीं पे है ना। मैं यहां पे हूं, तुम वहां पे बैठे हो, दोनों स्टिल हैं, किसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? चलो, दोनों में इक्वल होगी, गलत है, आपका भी गलत, आपका भी गलत। अब कैसे? इसके लिए भी एक एग्जांपल है।
वही मैं बता रहा हूं। काला ही ले लो। एक एक लाल बॉल, एक काली बॉल, मतलब पिंक या जो भी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है जो ये है, इसमें नहीं है। यहां पे एक पुली है, पुली मतलब जो कुएं से जिससे वो खींचते हैं, क्या बोलते हैं सर उसको, जो भी होता है पुली है मतलब, समझ लो। अब इस बॉल को मैंने यहां पे रखा, ये लाल बॉल को यहां पे रखा, ठीक है। अब ये चीज पुली से अटैच है, और ये लाल बॉल क्या नीचे आएगी? आएगी सर, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। मैंने लाल बॉल को इधर रखा, जो एक प्लेटफॉर्म में जो पुली से अटैच था, ये लाल बॉल नीचे आ गई इसके बराबर में। लाल बॉल, मान लो दो अलग अलग प्लेटफॉर्म थे, मैंने इस मुर्गे को ऊपर लेके आना है, ठीक है। अब मैं उस मुर्गे को दो ही तरीके से ऊपर ला सकता हूं, या तो उसको खींच के या इस बॉल के जरिए। मैं हूं आलसी आदमी, तो मैंने सोचा कि मैं इस बॉल को इस पुली में बांध देता हूं, ठीक है। अब क्योंकि इस बॉल का एक वजन है, एक भार है, एक द्रव्यमान है, तो वो ही इस मुर्गे को ऊपर ले आएगा। मान लो ये मुर्गा 2 किलो का है और ये 6 किलो की है ना, तो वो ही उस मुर्गे को ऊपर ले आएगा, ठीक। तो ये चीज जब नीचे आई, ये चीज मुर्गे को ऊपर ले आई, ठीक। क्या मैं इस बॉल से मुर्गे को ऊपर ला सकता था उसी पोजीशन से? नहीं ला सकता ना, क्योंकि मैं इसको यहां पे, अगर मैं यहां पे बांध भी दूंगा तो ये मुर्गा यहीं पे जाएगा बस, है ना। लेकिन मेरे को तो मुर्गा यहां चाहिए, तो उसके लिए ये है, ठीक। समझ आया क्यों मैं बोल रहा था कि स्थितिज ऊर्जा हाइट पे है तो ज्यादा है? क्योंकि अगर ये हाइट पे है तो इसके मास के साथ साथ, कल हमने पढ़ा था ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स 10 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो? वो चीज इस पे एक्ट कर रहा है क्योंकि एक सर्टेन ऊंचाई पे है, और वो जब नीचे आ रहा है तो अब उसने, अब ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के लिए बैलेंस्ड है, ठीक। वेट भी दोनों का सेम ही है, ठीक है। ये भी वो काम कर सकता है अगर मैं इसके नीचे एक पुली और अटैच करूं, लेकिन यहां पे ये जो काम कर रहा है ये भी वही काम करेगा, दोनों सेम ही काम तो करेंगे। यहां पे अगर मैं एक पुली अटैच करूं, यहां पे एक मुर्गा बांध दूं, तो इन दोनों में से किसी भी बॉल को रखूं, मुर्गा तो ऊपर आ ही जाएगा, है ना। तो यानी कि स्थिति स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पे, जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी।